गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की क्लास 10th मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमारी बुक की यूनिट 9th की निर्देशांक ज्यामिति की 9.1 उसके बेस के साथ कंप्लीट कर ली। तो अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम आ रही है न्यू टॉपिक को समझने में तो आप पहले प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिट 9.2 निर्देशांक ज्यामिति। आरबीएससी क्लास की निर्देशांक ज्यामिति बहुत अच्छा टॉपिक है। करीब 7 मार्क्स का ये एग्जाम में आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। आपको हर वीडियो में छोटे बड़े क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से कितने मार्क्स के आएंगे। उसके बाद भी बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति यूनिट 9.2। इसमें एक ही टॉपिक आता है विभाजन। विभाजन का अर्थ होता है बांटना। अब इसमें विभाजन जो है वो किस प्रकार से होगा। मान लो हमारे पास में एक दो पॉइंट हैं, ये ए है और ये बी पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन है। यह निर्देशांक इसके सपोज मैं x1 y1 रख रहा हूँ। इसके निर्देशांक सपोज कर लो मैं x2 y2 रख रहा हूँ। ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास जिनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का नेम हो गया AB। अब इस AB लाइन सेगमेंट के साथ विभाजन का क्या मतलब है। तो देखो, विभाजन मेनली 3 तरह के होते हैं, जिसमें पहला होता है अंतःविभाजन, सेकंड होता है बाह्य विभाजन, थर्ड उसको हम मध्य बिंदु भी कह सकते हैं या बराबर टुकड़ों में बांटना, मध्य बिंदु। 3 तरह से। अब इसमें मैं आपको सब पहले इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैं बताऊँगा हमें कौन से फार्मूलाज यूज़ करने हैं और वो फार्मूलाज कैसे प्रूव हुए, कैसे बने, वो भी बताऊँगा। अभी आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है AB। AB सपोज मैं कर लेता हूँ कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर। मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 1 सेंटीमीटर 2 3 एंड 4 एंड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये जो 2 सेंटीमीटर पर जो पॉइंट आ रहा है, मैंने इसको C नेम दे दिया। क्या नेम दे दिया, C नेम दे दिया। तो ये C पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। यानी किस अनुपात में बांट रहा है उसे, 2:3 में। और ये कैसे पता किया मैंने, देखो C पॉइंट के इधर कितने बॉक्स हैं, 1 2 पॉइंट्स हैं। तो पहला अनुपात क्या बन गया, 2। और C पॉइंट के आगे कितने पॉइंट्स हैं, वापस खंड हैं यानी ब्लॉक्स हैं, 2 3। पीछे 3 ब्लॉक्स हैं, 3 खंड हैं। तो यहाँ पर दूसरा रेशियो क्या बन गया, 3। यानी ये जो C पॉइंट है, ये जो C पॉइंट है, ये C पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है। इस रेशियो को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में M1:M2 भी कहा जाता है, M1:M2। तो यहाँ से कंपेयर करके खुद ही देख लो, M1 2 हो गया, M2 3 हो गया। ठीक है। इस तरह से अगर दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के बीच में ही कोई पॉइंट अवेलेबल होता है तो हम उसे कहते हैं अंतःविभाजन। क्या कहते हैं, अंतःविभाजन, क्योंकि वो अंदर से ही विभाजित करा। उस आराम से देखो, A और B कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन सेगमेंट है और इसको डिवाइड करने वाला जो ये पॉइंट है C, ये C पॉइंट इसी लाइन सेगमेंट पर आ रहा है। तो ये C पॉइंट इसे अंतःविभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, अंतःविभाजित। इसी के बाद में दूसरी चर्चा करते हैं। मान लो मेरे पास में एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, A B। A के कोऑर्डिनेट में फिर x1 y1 ले रहा हूँ, B के कोऑर्डिनेट में x2 y2 ले रहा हूँ। ठीक है। इसको अब एक कोई और पॉइंट ले लेता हूँ। सपोज करो मैं रेखा के दाईं ओर या रेखा के बाईं ओर, मैं कहीं ले सकता हूँ, इन दोनों को, दोनों तरफ में से कहीं भी ले सकता हूँ। इस पॉइंट को मैंने C नेम दे दिया
और अब मैं इस लाइन सेगमेंट को बढ़ा दूँ, मतलब मान लो कि ये लाइन सेगमेंट सपोज कर लो 3 सेंटीमीटर की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेंटीमीटर, और इस लाइन को मैं आगे और बढ़ा देता हूँ। मान लो ये लाइन सेगमेंट जो है, ये सी पॉइंट तक लाइन सेगमेंट 2 सेंटीमीटर और बढ़ गया, 1 एंड 2 सेंटीमीटर और बढ़ गया। तो ये जो सी पॉइंट है, ये जो सी पॉइंट है, चूंकि ये इस लाइन सेगमेंट पर नहीं है, लाइन सेगमेंट की दाईं ओर या लाइन सेगमेंट के बाईं ओर हो सकता है, तो इस तरह से ये जो सी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट ए बी को बाह्य विभाजित करता है। क्या करता है? बाह्य विभाजन। अब इसका विभाजन क्या होगा? जैसा मैंने आपको क्या बताया, 1 2 3 4 एंड 5, टोटल लाइन कितने सेगमेंट की होगी? 5 सेगमेंट की। तो इसका रेशियो बनेगा 5 रेशियो, यानी पहले तो पूरी लाइन का, और फिर जो एक्स्ट्रा जा रहा है यानी 2 पॉइंट्स 1 एंड 2 ब्लॉक्स एक्स्ट्रा जा रहे हैं, तो इसका रेशियो बनता है 5:2। हालांकि इन्हें भी m1:m2 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपसे मांग सकता है। जैसे मान लो उसने ये कह दिया, ए के दे दिया, बी के दे दिया, सी के मांग रहा है, मांग सकता है। उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर फार्मूला है। यहाँ पर भी ए के दे दिया, बी के दे दिया, सी के दे दिया, तो यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम फार्मूलाज की। फार्मूलाज क्या होते हैं? अच्छा, उससे पहले बात करते हैं हम मध्य बिंदु की। मध्य बिंदु क्या होता है? मान लो मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए एंड बी, तो मध्य बिंदु होगा इनके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट सी, इनके बिल्कुल बीच वाला पॉइंट सी, यानी सी की जो डिस्टेंस ए से है और सी की जो डिस्टेंस बी से है, वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कुल मिलाकर ए सी की लेंथ और बी सी की लेंथ बराबर हो जाए तो ये जो सी पॉइंट है वो क्या कहलाता है? मध्य बिंदु कहलाता है। और मध्य बिंदु जो है वो अंतःविभाजन का मॉडिफाइड वर्जन है। अंतःबिंदु और मध्य बिंदु के जो सूत्र हैं वो एक जैसे हैं। अंतःविभाजन के फॉर्मूला से ही मध्य बिंदु का फॉर्मूला बना है। तो अब आप इन चीज़ों को तो समझ गए कि विभाजन क्या होता है। विभाजन 3 तरीके का होता है, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु। अंतःविभाजन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच में ही कोई बिंदु स्थित हो जो उसे किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उसे कहते हैं अंतःविभाजन। बाह्य विभाजन दो बिंदुओं के दाईं ओर या बाईं ओर, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दाईं ओर या बाईं ओर अगर कोई बिंदु स्थित है जो उसे किसी अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उसे कहते हैं बाह्य विभाजन। और यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बिल्कुल बीच में से विभाजन हो रहा है तो उसे कहते हैं मध्य बिंदु। क्या कहते हैं? मध्य बिंदु। आई होप अब ये तो समझ में आ गया होगा अंतःविभाजन किसे कहते हैं, बाह्य विभाजन किसे कहते हैं और मध्य बिंदु किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले अंतःविभाजन फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए बात करते हैं। तो अंतःविभाजन का जो फॉर्मूला होता है, अंतःविभाजन का फॉर्मूला होता है एक्स एक्सिस के लिए होता है x1 m2, या आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और उसी तरह y एक्सिस के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला से हम इस C पॉइंट के x एंड y एक्सिस दोनों के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। x एक्सिस के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं और y एक्सिस के निर्देशांक भी ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए हम सीखते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सबसे पहले यूनिट 9.2 निर्देशांक ज्यामिति, अंतःविभाजन करने वाले निर्देशांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो अंतःविभाजन सूत्र की सहायता से ज्ञात किए जाते हैं और अंतःविभाजन सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इस पार्ट से हम बिंदु के x अक्ष के निर्देशांक निकाल लेते हैं। किसके निर्देशांक निकाल लेते हैं? x अक्ष के। और इस पार्ट से हम बिंदु के y अक्ष के निर्देशांक निकालते हैं। किसके निकालते हैं? y अक्ष के निर्देशांक। आपको पता है निर्देशांक हमेशा किस फॉर्मेट में होते हैं? x, y के फॉर्मेट में होते हैं। x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पहले आते हैं और y एक्सिस के कोऑर्डिनेट बाद में आते हैं। अब यहाँ से चेक कीजिए,
इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे हुआ, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये मेरा रफ ग्राफ है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, मूल बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया है ए, एक पॉइंट लिया है बी। ए के कोऑर्डिनेट x2 y2, बी के कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो गई AP। यहाँ तक बात समझ में आएगी। अब हम अंतःविभाजन की बात कर रहे हैं, तो अंतःविभाजन के लिए हमेशा लाइन के बीच में होना चाहिए वो पॉइंट। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है C, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है, कौन सा लिया है C। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हैं x और y। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिए हैं x और y, ठीक है। और ये C पॉइंट M1 M2 के रेशियो में से डिवाइड कर रहा है, M1 M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब अभी हमने आपको क्या बताया था, M1 M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि पहली तरफ जितने बॉक्स आते हैं और दूसरी तरफ जितने बॉक्स आते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट है कहाँ से, B से C तक, ये है M1। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है M1। और इसके आगे जो है उसकी लेंथ कितनी है M2, यानी उसके पास उतने बॉक्स हैं और इसके पास M1 बॉक्स है और इसके पास M2 बॉक्स है। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, यहाँ पर भी 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम बात करें तो देखो प्रूफ की बात करते हैं, हम इस फॉर्मूला को कैसे प्रूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं ए पॉइंट को उसके एक्सिस से मिला देता हूँ, तो ये लंबवत रेखा होती है, आपको पता है। अब यहाँ आकर कोऑर्डिनेट देखने जाऊँगा तो वो कितना आएगा, x2 आएगा, x2 आएगा। उसी तरह मैं बी पॉइंट को भी उसके एक्स एक्सिस से मिला देता हूँ, ये लंबवत रेखा हो गई 90 डिग्री एंगल पर। और इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, इसका कोऑर्डिनेट आएगा x1। आगे बात समझ में। उसी तरह सी पॉइंट को भी मैं एक्स एक्सिस से मिला रहा हूँ, तो ये भी लंबवत रेखा है और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद में मैं यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ। देखो आपने ग्राफ देखा हुआ है, ग्राफ में हर पॉइंट से 2 तरह की लाइन निकलती है, एक एक्स एक्सिस से होके जाती है और एक वाई एक्सिस से, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। हम फिलहाल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश में बात कर रहे हैं, तो हम सारे प्लस ही ले रहे हैं, ठीक है ना। उसी तरह मैं यहाँ से भी एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ जो कि यहाँ से जाती है, तो ये क्या होंगी, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री एंगल के साथ होगी, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ लाइंस बनी हुई है, मैं उन लाइंस के मेजरमेंट निकालना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं BC की बात करता हूँ, B to C की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये जो C पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट AB को M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो B और C यानी BC लाइन सेगमेंट की लंबाई M1 हो जाएगी, ठीक है। देख लो ना, M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, M1 ये पार्ट कितना हो जाएगा M1, ये पार्ट कितना हो जाएगा M1, ये पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M2, M1 एंड M2। उसी तरह बात करूं AC की, तो AC लाइन सेगमेंट हो जाएगी आपकी M2 लेंथ की, BC लाइन सेगमेंट हो गई M1 लेंथ की, AC लाइन सेगमेंट हो गई M2 लेंथ की, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं, यहाँ पर देखो मुझे 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक यहाँ पर फर्स्ट नंबर, एक यहाँ पर सेकंड नंबर, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, है कि नहीं। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट C है, यहाँ लिख रखा है, फिलहाल यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मुझे दोनों के हाइपोटेनस की यानी कर्ण की लेंथ मिल गई। अब इसके बाद में मैं दोनों की लेंथ की बात करूँ तो देखो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, कौन सी वाली, ये AD लेंथ चाहिए, ठीक है। तो AD लेंथ में कैसे निकालूंगा, मैं इस पूरी लाइन की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, इस पूरी लाइन की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो देखो एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करते हैं, उसके वाई के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चेक करो, मुझे चाहिए किसकी लेंथ, AD की लेंथ, मुझे चाहिए किसकी लेंथ, इस टुकड़े की लेंथ चाहिए सिर्फ, इस ट्राइंगल,
ठीक है। इस ट्रायंगल में इस टुकड़े की लेंथ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे तो निकाल नहीं सकता, तो मैं पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ निकाल रहा हूँ। तो पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ हो गई AE, देखो AE नाम दे दिया इस पॉइंट को E नाम दे दिया, तो AE माइनस DE, AE माइनस DE। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ से चेक करते हैं, ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस क्या होती है, उसका वाई का कोऑर्डिनेट। तो देखो AE पूरी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस अगर मैं निकालने जाऊं तो उस पॉइंट का वाई का कोऑर्डिनेट निकाल दूंगा, कितना हो जाएगा y2, ठीक है। अब D की बात करते हैं, D to E, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये कोऑर्डिनेट, यहाँ तो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, यहाँ मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो मैं इस बॉक्स की चर्चा करता हूँ। ये देखो ये बॉक्स, ये सब तरफ क्या हो रहा है, इसके सारे एंगल कितना आ रहे हैं, 90 डिग्री आ रहे हैं, तो ये आयत हो गया। देखो यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, आयत हो गया। और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं यहाँ से इस लाइन सेगमेंट की अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर भी मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो क्या करूँगा, ये बीच वाली लाइन से निकाल लूँगा। भाई ये भी तो आयत हो गया, इस पे भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, इधर भी 90 है, सारे 90 डिग्री हैं, तो ये बॉक्स भी तो आयत है। तो इस लाइन की लेंथ इस लाइन के बराबर होनी चाहिए। आयत के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ मेरे पास कोऑर्डिनेट है, तो अगर मैं यहाँ से x पॉइंट से C पॉइंट, x एक्सिस से C पॉइंट की डिस्टेंस निकालूँ तो वो y आएगी, और ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसके बराबर है। तो मैंने यहाँ क्या किया, y2 माइनस y कर दिया, तो मुझे किसकी डिस्टेंस मिल गई, AD, ठीक है। अब AD के बाद मैं बात करता हूँ, मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए CF की, इस पॉइंट को CF नेम दे रहा हूँ, तो मुझे इसकी डिस्टेंस चाहिए CF की। अब इसके लिए क्या प्रोसेस करूंगा, इसके लिए वही प्रोसेस करूंगा, क्या, पूरी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस निकालूंगा। तो कहाँ से निकाल रहा हूँ, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ तो क्या लिखना पड़ता है, उस पॉइंट का वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ से चेक करो, मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूँ, मुझे लेंथ चाहिए CF की, मुझे किसकी लेंथ चाहिए, CF की। अब CF की लेंथ निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने CG यानी पूरी लाइन सेगमेंट को निकाला, ठीक है, माइनस इसमें से कर दिया FG यानी वो पार्ट जो मुझे नहीं चाहिए। चेक कर लो खुद ही, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली और उसमें से इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं रिमूव कर दूँ, यानी कि FG लाइन सेगमेंट को मैं रिमूव कर दूँ या उसकी लेंथ को घटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, CF ही तो बचेगा। अब यहाँ से आगे चेक करें। अब मुझे सबसे पहले C2G पूरी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस चाहिए, तो क्या करूँगा, एक्सिस से देखूंगा, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से किसी भी बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। याद होगा आपको, सबसे पहला जो हमने निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक वाला हमने वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने पहला पॉइंट यही बताया था आपको कि एक्सिस से किसी भी पॉइंट के दूरी को अगर ज्ञात करना हो तो क्या किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो CG की डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस से CG की डिस्टेंस यानी पॉइंट C की डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने उसके y के कोऑर्डिनेट को लिख दिया, यानी y का कोऑर्डिनेट क्या है, उसका y है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब उसमें से मुझे क्या घटाना है, CF घटाना है। क्या घटाना है, CF घटाना है। तो देखो F पर तो मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, लेकिन उसके लिए मैं फिर इस बॉक्स पे आ जाऊँगा, इधर वाला ये जो बीच में बॉक्स बन रहा है। यहाँ से देखो, ये बॉक्स जो है वो आयत है, इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री। तो ये क्या है, आयत है। आयत है तो जो लंबाई इस रेखा की है वही लंबाई इस रेखा की भी आएगी। तो यहाँ मेरे पास कोऑर्डिनेट है, ये देखो ये B पॉइंट है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने ले रखे थे, कितने ले रखे थे, x1 y1। मैं डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहा हूँ, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ये B आई पॉइंट दे देता हूँ, यानी मैं BI की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। और BI की डिस्टेंस किसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, FG के लिए निकाल रहा हूँ। तो BI की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो एक्स एक्सिस से B की डिस्टेंस होगी y1,
तो जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस इसकी होगी। इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, y1 आ गई, तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी आएगी, y1 ही आएगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो एफ जी की डिस्टेंस कितनी आ गई मेरी, -1। अब इन दोनों को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, CF मिल जाएगा। फिर से चेक कर लो, C2G पूरी लाइन हो गई, उसमें से मैंने क्या घटा दिया, FG घटा दिया। तो कौन सा टुकड़ा बच गया, ये वाला टुकड़ा बच गया, और इसका नेम क्या है, CF है, तो ये CF आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब इसके बाद में चर्चा करते हैं, मुझे चाहिए ये वाली डिस्टेंस, कौन सी, CD। देखो इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की मैं तीनों साइड्स की लेंथ निकालता जा रहा हूँ, अगर आप आइडिया ले रहे हो तो। यहाँ से देखो मुझे CD की डिस्टेंस चाहिए। अब CD की डिस्टेंस लाने के लिए मैं क्या करूँ, y एक्सिस से पहले D की डिस्टेंस निकाल लूँ। ठीक है, ये J पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, तो DG मुझे इसकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी और इसमें से मुझे CG की डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से देखता हूँ, सबसे पहले मुझे किसकी डिस्टेंस चाहिए, CD की डिस्टेंस चाहिए। CD की डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, DJ की डिस्टेंस निकाल ली, DJ यानी पूरी लाइन सेगमेंट DJ माइनस क्या घटा दूंगा, CJ। चेक कर लो आराम से, डायग्राम है आपके पास में, आप आराम से चेक करो। मुझे इस पार्ट को निकालना है, केवल C2D को निकालना है। तो मैंने क्या किया, इस पूरी लाइन सेगमेंट को निकाला, इस पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ को निकाला, और उसमें से क्या घटा रहा हूँ, जो मुझे काम की नहीं है, यानी CJ घटा रहा हूँ। तो देखो मेरे पास CD बचा कि नहीं बचा, बच गया ना। अब यहाँ से चेक करते हैं ये कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है। y एक्सिस से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने क्या करेंगे, y एक्सिस से किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो उस पॉइंट के x एक्सिस के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। अब यहाँ तो मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ से देखो ये पूरा बॉक्स, ये आयत है, पूरा बॉक्स आयत है ना, तो जो लंबाई इधर होगी वही लंबाई नीचे भी होगी। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि भैया ये y एक्सिस है, y एक्सिस से मुझे यहाँ तक जाना है, यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 0, मुझे तो x2 से मतलब है। y एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, x के कोऑर्डिनेट से मतलब है, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x2 आ गया। तो मैं dg की जगह क्या लिख सकता हूँ, x2 लिख सकता हूँ उसकी लेंथ को। अब उसके बाद में बात करते हैं वापस से कि मुझे तो CD चाहिए था और CD के लिए मुझे CG भी घटानी है, CG घटानी है। अब CG घटाने के लिए क्या करूँ, CG पर मेरे पास में यहाँ तो डायरेक्ट पॉइंट है x y, तो यहाँ से y एक्सिस से C पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, हो गई ना। y एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस, x का कोऑर्डिनेट तो ये x होगी। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब उसी तरह इस ट्राइंगल की तो तीनों साइड से निकाल ली, देख लो AC निकाल ली, AC की लेंथ है मेरे पास में, AD की लेंथ भी आ गई मेरे पास में, CD की लेंथ भी आ गई मेरे पास। ठीक है, इस ट्राइंगल में चेक करते हैं BC की लेंथ आ गई, CF की लेंथ आ गई। अब मुझे किसकी ओर चाहिए, BF की लेंथ और चाहिए। तो BF की लेंथ कैसे निकालूंगा, आराम से ट्राई करो, देखो आराम से, ये BF की लेंथ निकालने के लिए वही प्रोसेस करूंगा। ये K पॉइंट ले लिया यहाँ पर, तो BF की लेंथ निकालने के लिए मुझे F2K की लेंथ निकालनी पड़ेगी पूरी, और BK की लेंथ को घटाना पड़ेगा। ये खुद चेक करो, मुझे इस पार्ट का BF की लेंथ चाहिए, मुझे किसकी लेंथ चाहिए, BF की लेंथ चाहिए। अब चेक करो BF की लेंथ को निकालने के लिए F2K यानी पूरी F2K, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस निकाला, और उसके बाद क्या किया, ये B2K को रिमूव कर दिया, यानी इसकी लेंथ को घटा दिया। तो मेरे पास क्या बचेगा, BF बचेगा। यहाँ से चेक करो, अगर मैं इस लेंथ को घटा दूँ तो मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ BF बच रहा है, नहीं बच रहा है, बच रहा है ना। अब मुझे क्या करना है, FK पूरी निकाल ली, इसमें से क्या घटाना है, BK। आगे बात समझ में, यहाँ से BK घटाना है। अब F2K की डिस्टेंस निकालनी, K पॉइंट y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके x का कोऑर्डिनेट लिख दो। लेकिन यहाँ पर मेरे पास में कोई पॉइंट नहीं है और मुझे पता भी नहीं यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, लेकिन इसको भी निकालने का तरीका क्या है, मैं इस बॉक्स को पकड़ लूँगा, ये बॉक्स पकड़ लिया। ये बॉक्स क्या है, ये बॉक्स आयत है, इसके देखो चारों कोण
चारों शीर्ष कोण कितने हैं, 90 डिग्री हैं। तो क्या हो गया, ये एक आयत हो गया। अब आयत हो गया तो आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो के एफ और ओ जी इनकी लेंथ बराबर होगी। तो जी पर मेरे पास कोऑर्डिनेट है, जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0। मुझे कहाँ से डिस्टेंस चाहिए, वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस से जी की डिस्टेंस x हो जाएगी। वाई एक्सिस से कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस x का कोऑर्डिनेट होता है, x का निर्देशांक होता है। तो यहाँ पर देखो O टू G की डिस्टेंस आ गई x, तो K टू F की डिस्टेंस भी कितनी आ जाएगी, F, यानी F K की लेंथ कितनी आ गई, x, माइनस मुझे क्या करना था, B K करना था। तो B का तो मेरे पास कोऑर्डिनेट है और ये K y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस से पॉइंट की डिस्टेंस उसका x का कोऑर्डिनेट यानी x माइनस x1। B K की लेंथ कितनी आ गई मेरे पास में, x1। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपके हेल्प के लिए मैं यहाँ पर ट्राइंगल सबसे पहले ले लेता हूँ BCF, ये वाला BCF इक्वल्स, एवं ट्राइंगल ऊपर वाला ले लेता हूँ CAD, और इन दोनों को मैं, अब हमने सारी साइड्स की लेंथ निकाल ली। अब बात करते हैं, यहाँ जो मैंने दो ट्राइंगल लिए थे, पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल BCF और ट्राइंगल CAD, ठीक है। CAD, ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, समरूप हैं। ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, समरूप हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमने समरूपता का अभी तक कोई लेक्चर बनाया नहीं है, लेकिन जो क्लास 10th में बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने समरूपता पढ़ी है, उनको पता लग जाएगा। आराम से देख लीजिएगा, दोनों में दो एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री एंगल दोनों के पास में है और संगत कोण है। आराम से आप इनको चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप है, ठीक है। हालांकि समरूपता काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, इसके लिए भी एक वीडियो बनेगा, जल्दी बनेगा, चिंता मत कीजिए। यहाँ पर चेक कीजिए, ये दोनों, अभी के लिए हम सिर्फ इतना जानेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, समरूप हैं। और समरूप हैं तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, दोनों ट्राइंगल समरूप हैं तो समरूप के लिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं तो समरूपता में एक नियम चलता है कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम यहाँ पर इन दोनों के नाम से, यानी कि त्रिभुज BCF समरूप त्रिभुज CAD, इनके नाम से, यह समरूपता का चिन्ह है। देखो ऐसा चिन्ह आता है, यह चिन्ह होता है किसका, सर्वांग समता का। और सर्वांग समता से ही मिलती जुलती प्रश्नावली है आपकी समरूपता की क्लास 10th में, तो समरूपता के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ से ही इसका नेम बनाते हैं या इसका अनुपात बनाते हैं, जैसा कि ये कह रहे हैं संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ से बनाते हैं BC/CA। देखो स्टार्टिंग टू लेटर्स, सेकंड में CF/AD, ठीक है। और थर्ड में फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, यानी कि BF/फर्स्ट एंड थर्ड लेटर CD। ये इसकी तीनों की भुजा अनुपात बनते ही। अब यहाँ से चेक करो, हमने यहाँ पर ऊपर स्टार्टिंग में सारी भुजाओं के माप निकाल रखे, आराम से चेक कर लो। BC का माप M1, ये रहा। CA या AC का माप कितना हो जाएगा, M2, तो इसकी जगह M1/M2 रख सकता हूँ, इक्वल्स टू, अब चेक करते CF का मान हो गया y-y1, ठीक है। और AD का माप हो गया y2-y, y इक्वल्स टू, अब इसके आगे आ जाओ BF की वैल्यू हो गई x - x1 अपॉन CD की वैल्यू हो गई x2 - x। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से चेक करते हैं,
इसके आगे से। अगर आपको इसमें से कुछ राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो, मैं इस थोड़े से पार्ट को रिमूव करूँ। अब यहाँ से चेक करूँ। अब हमारे पास में आ चुका है m1 बाय m2 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y इक्वल्स टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस x। आ चुका है। यहाँ पे 2 इक्वल मार्क्स के साथ मेरे पास 3 पार्ट आ गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट आ गए। मैं एक एक करके पार्ट लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया फर्स्ट एवं थर्ड से, तो मैं लिखूंगा m1 बाय m2 इक्वल्स टू x माइनस x1 बाय x2 माइनस x। अब यहाँ आकर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं व्रज गुणन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो m1 इंटू x2 माइनस x इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1, x माइनस x1। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, m1 इंटू x2, m1 x2 माइनस m1 x मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, m2 x माइनस m2 x1, m2 x माइनस m2 x1। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक x की क्वांटिटी है और यहाँ पर भी एक x की क्वांटिटी है। ठीक है। ये x1 x2 तो अलग अलग चीज़ें हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को m2 x1 को जो माइनस का है इसको इधर पक्षांतरित कर देता हूँ। माइनस का होगा इधर आएगा, क्या करेगा प्लस का कर देगा। और m1x इधर माइनस का है, उधर पक्षांतरित कर दूंगा, माइनस का है इधर से उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब इसको आप चेक कीजिए, मैंने कहा m1 x2 ये अपनी प्लेस पर है, इधर से लेकर आया हूँ प्लस m2 x1 इक्वल्स टू में m2 x अपने प्लेस पर है, इधर से गया प्लस m1 x। क्लियर हो गए। अब यहाँ पर इसको तो एज इट इज़ रहने दिया कि m1 x2 प्लस m2 x1 एज इट इज़ है। बराबर में अब आके चेक करो, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो मैं x को कॉमन ले सकता हूँ। x को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा m2 प्लस m1। ठीक है। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको इधर भेजूंगा क्या करेगा डिवाइड। तो यहाँ से चेक करो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, अगर मैं इसे m1 प्लस m2 भी लिख दूँ तो भी चलेगा x। तो यहाँ पर चेक करो अंतःविभाजन के लिए, अंतःविभाजन सूत्र के लिए अगर मुझे x एक्सिस के कोऑर्डिनेट चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा प्रूव हुआ मेरे पास, m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये x एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट आपका प्रूव हुआ। अब उसी तरह वापस से फॉर्मूला प्रूव करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो फिर से मैं यहीं से आ जाऊँगा, यहाँ से मैंने फर्स्ट एवं सेकंड से, फर्स्ट एवं सेकंड। देखो यहाँ पर पहले मैंने क्या लिया था फर्स्ट एंड थर्ड, अब मैं क्या ले रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड में मैं क्या लिखूँगा m1 बाय m2 इक्वल्स टू, चेक कर लो, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y, फर्स्ट एंड सेकंड। और इसमें भी मैं क्या करूँगा व्रज गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं क्या लिखूँगा इसे m1 y2 माइनस y इक्वल्स टू m2 y माइनस y1। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये वाला पार्ट इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है m1 इंटू y2, m1 y2, फिर m1 इंटू माइनस y माइनस m1 y इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे m2 इंटू y तो m2 y, फिर m2 इंटू माइनस y1 तो m2 y1। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो इसके पास y क्वांटिटी, इसके पास भी y क्वांटिटी, तो इन दोनों को तो एक तरफ कर लेते हैं और बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर m1 y2 एज इट इज अपनी प्लेस पर है, इधर से y1 वाला पार्ट जो है मैं इधर लेकर आ रहा हूँ तो वो वहाँ नेगेटिव है, इधर आएगा किसका हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया m2 y1 हो गया। क्लियर है। इक्वल्स में
m2y अपने प्लेस पर ही है, लेकिन यहाँ से m1y को उधर ले जा रहा हूँ तो माइनस का उधर ले जाते क्या हो जाएगा, प्लस का m1y। यहाँ तक क्लियर हो गए। अब यहाँ से वापस चेक करो, मैं इस चीज़ को ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, m1y2 प्लस m2y1 इक्वल्स में दोनों के पास y है तो मैंने क्या किया, y कॉमन ले लिया। y कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, m1 प्लस m2 मिल जाएगा आराम से। m1 उधर से बच गया, m2 इधर से बच गया, दोनों प्लस के कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एट लास्ट मेरे पास क्या बचेगा, एट लास्ट ये बचेगा कि साहब ये जो ब्रैकेट है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेजूंगा क्या करेगा, पक्षांतरित कर दूंगा क्या करेगा, भाग करेगा। तो मेरे पास इधर बच गया y इक्वल्स में बच गया, चेक कर लो, m1y2 प्लस m2y1, चेक कर लो m1y2 प्लस m2y1, और वो ब्रैकेट उधर मल्टीप्लाई करा था, इधर ट्रांसपोज कर दिया, क्या करेगा, भाग करेगा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2। तो ये हमारे लिए y एक्सिस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला प्रूव होता है। x एक्सिस के लिए भी हो चुका है और y एक्सिस के लिए भी हो चुका है। इस फॉर्मूले को इसके नाम के साथ याद रखें, अंतःविभाजन सूत्र। अंतःविभाजन सूत्र फिर से दोहरा देते हैं एक बार, x के कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, y के कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये है अंतःविभाजन सूत्र। किस प्रकार से प्रूव हुआ आपने देखा है। अब यहाँ से आगे देखते हैं, और प्लीज़ आप फॉर्मूलाज को याद करना जारी रखिए। फॉर्मूला जब तक हमें लर्न होंगे हम उसका क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब अंतःविभाजन के बाद मैंने आपको बताया था दूसरा विभाजन जिसे हम कहते थे बाह्य विभाजन करने वाले निर्देशांक, या हम इसे दूसरे वर्ड में कहें बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र और अंतःविभाजन सूत्र लगभग एक जैसे हैं। m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2 माइनस आएगा माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं इसको एक बार। तो अंतःविभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र, इसमें भी क्या होगा, y एक्सिस के x एक्सिस के लिए तो आप इस कोऑर्डिनेट को इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और y एक्सिस के लिए आप इस फॉर्मूले का, और दोनों अगर ज्ञात करना है तो दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे। यानी x एक्सिस के लिए पॉइंट के लिए और y एक्सिस के पॉइंट के लिए दोनों को अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं और एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, वो क्वेश्चन की डिमांड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर चेक करो, अंतःविभाजन बाह्य विभाजन सूत्र में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल मार्क का डिफरेंस है। अंतःविभाजन में प्लस लगता है और बाह्य विभाजन में माइनस लगता है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज़ है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु यानी किसी भी रेखाखंड के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए हम उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं x2 प्लस x1 बटा 2 y2 प्लस y1 बटा 2, ठीक है। और ये बना उसी से, ये बना किससे, उसी से। कैसे बना है चेक करो, मेरे पास में एक लाइन सेगमेंट है AB, A to B, और इसके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट है C। तो C इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। तो M1 कितना हो गया, M1 1 हो गया, M2 कितना हो गया, M2 भी 1 हो गया। अब मैं यहाँ रख दूँ M1 इंटू x2 क्या होगा, x2, M2 इंटू x1, चेक करो मेरा अंतःविभाजन सूत्र क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही है।
अब यहाँ चेक करो, मध्य बिंदु के लिए m1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। क्यों? इस पॉइंट के इधर भी एक खंड है, उधर भी एक खंड है, बिल्कुल बीच में ना। और m2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो यहीं पे पुट करके रख लेते हैं। m1 की जगह 1 हो गया, x2 की जगह x2 ही हो गया, प्लस m2 की जगह 1 हो गया, x1 की जगह x1 हो गया, अपॉन m1 की जगह भी 1, m2 की जगह भी 1, m1 m2 की वैल्यू रख रहे हैं, कॉमा इधर से चेक करो, m1 की जगह 1 हो गया, y2 की जगह y2 ही रहा, प्लस m2 की जगह 1 हो गया और y1 की जगह y1 रहा, अपॉन 1 प्लस 1, m1 और m2 की वैल्यू को रख दिया। और अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो चेक करो, 1 इंटू x2, x2 रहेगा, प्लस 1 इंटू x1, x1 रहेगा, अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कॉमा 1 इंटू y2, y2 रहेगा, प्लस 1 इंटू y1, y1 रहेगा, अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया? मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु सूत्र बन गया। मध्य बिंदु सूत्र किसका मॉडिफाइड वर्जन है? अंतःविभाजन सूत्र का मॉडिफाइड। बाह्य विभाजन क्यों नहीं लगाया? अरे भैया पॉइंट लाइन पर है, लाइन के बीच में, तो कौन सा लगेगा? अंतःविभाजन तो लगेगा। लेकिन हम इसको सेपरेटली भी याद कर सकते हैं, मध्य बिंदु सूत्र x2 प्लस x1 बाई 2, y2 प्लस y1 बाई 2। तो ये आपके 3 फॉर्मूले, अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु सूत्र। अब इनसे रिलेटेड एक एक सवाल देख लेते हैं थोड़ा हमारे लिए। तो अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, आराम से पॉज कीजिए, उसको राइट डाउन कीजिए और फॉर्मूलाज लर्न कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन, ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने अंतःविभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु 3 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज को प्रूव किया था। अब उससे रिलेटेड एक आधा सवाल देख लेते हैं, आपको पता लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, किस तरह से हमें पता करना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो देखिए यूनिट 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 5 और 7, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। देखो क्वेश्चन खुद ही बता दिया क्या करता है, अंतःविभाजित करता है। तो हमारे को वैसे ही आइडिया लग गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अंतःविभाजन सूत्र लगेगा। ठीक है, बिंदु उसने आपको दे रखे हैं, अनुपात उसने आपको दे रखा, लगभग सब कुछ उसने आपको दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व करने से पहले कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं कि हमने यहाँ एक लाइन सेगमेंट बनाई ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए 3 एंड 5, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट उसने दिए हुए 7 एंड 9। अब उसके अकॉर्डिंग इस लाइन के बीच में कहीं पर एक पॉइंट है सी, इस लाइन के बीच में कोई एक पॉइंट है सी, और सी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। लेकिन ये सी पॉइंट इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित, अंतःविभाजित कर रहा है, अंतःविभाजित कर रहा है। तो इसका जो अनुपात यहाँ पर बन रहा है वो बन रहा है 2:3। क्या बन रहा है? 2:3। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमने लिखा माना बिंदु सी रेखा ए बी को 2:3 में विभाजित करता है एवं उसके निर्देशांक x, y है। यह हमें ज्ञात करना है, यानी x, y को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और हमें पता लग गया वो अंतःविभाजित करता है, तो हमें कौन से सूत्र का प्रयोग करना है? अंतःविभाजन सूत्र की सहायता से, अंतःविभाजन सूत्र की सहायता से हम क्या कह सकते हैं? x, y। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी इसी वीडियो में बताया था कि अगर हमें x एक्सिस के लिए चाहिए तो हम फर्स्ट पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, हमें y एक्सिस के लिए चाहिए तो हम उसके सेकंड पार्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला के। लेकिन अगर हमें दोनों की ही डिमांड है, अब मेरे तो यहाँ दोनों की डिमांड चाहिए क्योंकि वो पूरा निर्देशांक मांग रहा है, तो मैं उनको एक साथ भी अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? यहाँ से चेक करो, फॉर्मूला क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2
कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, हमें फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो वैल्यूज़ में निकाल सकता हूँ ना आराम से, सारी दी हुई है। यहाँ से देख लो लाइन सेगमेंट को, कौन सी लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, ए बी। ए पहले आ रहा है तो इसके 1 1 हो गए, यानी x1 y1। बी बाद में आ रहा है तो इसके 2 2 हो गए, x2 y2। और m1 m2 ये रहा, रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ से चेक करो, अगर मैं कहूँ x1 की वैल्यू चाहिए तो x1 की वैल्यू a के x के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3, x2 की वैल्यू चाहिए, x2 की वैल्यू b के कोऑर्डिनेट x के 7, y1 की वैल्यू चाहिए, y1 की वैल्यू हो गई 5, y2 की वैल्यू चाहिए, y2 की वैल्यू हो गई 9, m1 की वैल्यू चाहिए, ये लो रेशियो दिया हुआ है कितने हो गई 2, m2 की वैल्यू चाहिए, ये रेशियो दिया हुआ है, वापस अगेन चेक करो कितनी है 3, सारी वैल्यूज़ हैं। और इन सारी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पुट आराम से कर सकता हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला लर्न है। तो एक्स वाई इक्वल्स टू, चेक करो m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 7, फिर क्या आ गया प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2, तो m1 तो हो गया 2 और m2 हो गया 3, ये आ गया कॉमा, पुट कर दी वैल्यू। उसके आगे अगेन m1 की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू 9 प्लस फॉर्मूला से m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, ये मल्टीप्लाई 5 बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। देखो फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लिया। और अब ये बहुत इजी से कैलकुलेशंस हैं, तो यहाँ से चेक करो x कॉमा वाई इक्वल्स टू 2 इंटू 7 14 प्लस 3 इंटू 3 9 बाय 2 प्लस 3 5, ठीक है, कॉमा 2 इंटू 9 18 प्लस 3 इंटू 5 15 अपॉन 2 प्लस 3 5। हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से आगे चेक करो x कॉमा वाई इक्वल्स टू 14 प्लस 9 14 प्लस 9 कितना होगा 23, ये हो गया 23 बाय 5, और 18 प्लस 15 जोड़ो 8 और 5 कितने हो गए 13, 3 33 बाय 5। तो ये आ गए हमारे बिंदु C के निर्देशांक। देखो बिंदु C के निर्देशांक क्या माने गए थे, एक्स वाई माने गए थे। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है 23.5 एंड 23 बाय 5 एंड 33 बाय 5। तो ये है बिंदु C के निर्देशांक। समझ में आया? अप्लाई, अगर फॉर्मूला ये लर्न है, वैल्यूज हमें पता है कैसे निकाली जाती है, तो इनको अप्लाई करना इतना मुश्किल नहीं है। तो प्लीज़ आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कीजिए, उनकी वैल्यूज जो मैंने आपको बताई हैं उनको लर्न कीजिए। और कुछ राइट डाउन करना है तो आप इसे पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहली बार वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्रीवियस वीडियोस देख लें, क्योंकि आधा बेसिक्स उनमें जा चुका है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।